हेलो बच्चों, कैसे हो। उम्मीद कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ाई करने वाले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के 10 ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें से अधिकतर 2 या 3 प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे 2026 में। ठीक है, अधिकतर ऐसे प्रश्न लोग ऐसे प्रश्नों को इग्नोर कर देते हैं जो पूछे जाते हैं, मतलब जिसमें लोग ध्यान नहीं देते, बट उसी का आने का जो चांस होता है ना वो अधिक होता है परीक्षा में। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो शायद आपको भी शायद पता नहीं होगा। ठीक है, वो वही क्वेश्चन का चांसेस अधिक होता है क्योंकि परीक्षा में सिंपल नहीं पूछेगा। परिभाषा तो सर इतना आसान भी नहीं होता ना, बिहार बोर्ड इतना आसानी से आपको आसान ये जैसे कि जो परिभाषा उठाकर कि प्रकाश क्या है वो तो कभी पूछता ही नहीं है। वो परिभाषा सारी चीजें पूछता नहीं है, वो सारी चीजें पूछता है जिसको लोग इग्नोर करते हैं, जिस पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम 10 ऐसे प्रश्न करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जिसमें से अगर कोई क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन में से आएगा, आने की पूरी चांस है और इसमें हम बना सकते हैं। हम 10 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसकी हाई वेटेज होती है परीक्षा में आने की। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे इसमें जो पहला क्वेश्चन होने वाला है जिसके चांसेस होते हैं वो होने वाले हैं सर, आप सभी लोग जानते होंगे कि परावर्तन का नियम। ठीक है, ये होता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं उन्हें लिखे, उन्हें लिखे, उन्हें लिखे। तो ये तो कॉमन बात है, मतलब ये तो भाई साहब हमेशा आता है। ठीक है, ये आने के चांसेस होता है। ठीक है, कोई बात अगर ये नहीं तो 10 क्वेश्चन करेंगे उससे बाहर नहीं जाएगा। मतलब अगर क्वेश्चन से पूछा तो शायद उसकी चांसेस बहुत ज्यादा है, उसकी जो वेटेज है बहुत ज्यादा है कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम होता क्या है। ठीक है, परावर्तन का नियम क्या होता है। अब जानते हैं लाइट के बारे में, यहाँ पर मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा। ठीक है, मैं डिटेल्स यहाँ पर करने वाला नहीं हूँ क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो उतना तो आपको पता है कि परावर्तन क्या होता है, कि प्रकाश का किसी पॉलिश की हुई या किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वो सारी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर परावर्तन के नियम को जानने वाले हैं। जैसे ये यहाँ पर अपन के पास क्या है सर, एक प्लेन मिरर है। क्या यहाँ पर हम लोग मिरर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, जैसे हमने इधर से किरण यहाँ पर दिया, ओ माय गॉड टेन हो गया, इधर से किरण मारे इस पर। ठीक है, इधर से तो अभी टकराएगा तो सर इसका ऐसे रिफ्लेक्स होगा। जितना डिग्री एंगल पे टकराता है उतने ही डिग्री एंगल पर वो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ये वाला रे और ये वाला रे, ये जो किरण होती है सर इसको लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित, आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे। खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अपन ये लाया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, इसका इंग्लिश टर्म यूज किया जाएगा। ये जो किरण है सर ये है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्ट, परावर्तित, परावर्तित किरण, ये कहते हैं परावर्तित किरण। आपको पता है जब आपतन बिंदु पड़ता है ना यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। जिस सतह पर आपतित किरण टकराती है उसे हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। जिस सतह पर बाबू आपतित किरण टकराती है उसे आपतन बिंदु बोलते हैं। और इन्हीं के बीच में, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब होता है ना सर, इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। इसको एन से दर्शा सकते हैं, इसका नाम दे सकते हैं ए, इसका नाम ओ और इसका नाम बी कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, तो इस डायग्राम के थ्रू हम लोग परावर्तन के नियम को समझने वाला है। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो देखो कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है ना आप लोग को पता होना चाहिए। उत्तर देखिए, उत्तर 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 देखिए। तो परावर्तन का कितना नियम होता है? 2 नियम होता है। ठीक है, अब इस डायग्राम, इस रे डायग्राम के सहायता से हम लोग जो परावर्तन का नियम है सर उसे समझने की पूरी कोशिश करेंगे और वो भी आसान भाषा में। देखिए पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब होता है, देखो ये तीनों एक ही प्लेन में है। यहाँ पर तीनों क्या है? ये सर एक ही प्लेन में है, एक ही समतल में है, एक ही सतह पर है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे हम लोग परावर्तन के कितने नियम होते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं सर? 2 नियम होते हैं। अब देखिए पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम क्या कहता है? ये कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर
डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों का होते हैं एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। मतलब ये कह रहा था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है ना, वो तीनों एक ही समतल में होते हैं। खतिया। और जो सेकंड है ना सर, सेकंड इसका ये है कि जो यहाँ पर देखिए सर, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है उसको आपतन कोण, और परावर्तित, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण जो होता है ना, इसके बीच एक कोण बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। अब देखिए जितना मान आपतन कोण का होता है उतना ही मान परावर्तन कोण का होता है। और कोई कह रहे कि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होता है, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा भाई साहब, वो भी होगा 45 डिग्री, क्योंकि बराबर होता है इस नियम से। देखो तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही समतल में होता है। और दूसरा का नियम होता है ना कि सर जो आपतन कोण होता है ना, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब होता है ना, वो तीनों एक ही समतल में होता है। तो यही हमारा क्या है, ये है प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसको लिखने पर आप 3 नंबर या 5 नंबर के सवाल पूछता है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। और यहाँ दिखा सकते हैं सर, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, यही परावर्तन का नियम है। मतलब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ दिया कि आपतन कोण का मान 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा बाबू, तो आपतन कोण का मान अगर 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 45 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, इसको खच्चाक उतारिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है साहब, वो क्या बन सकता है, हम लोग उस पर ध्यान देने की बात करेंगे, ठीक है। उस पर ध्यान देंगे हम लोग कि अपन का जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बन सकता है साहब, उस पर हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो क्या होगा, थोड़ा उसको देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग अधिक मीडियम में क्यों किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवतल दर्पण, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण क्या है तथा इसकी विशेषता एवं उपयोग लिखे, ठीक है। ये 5 नंबर पूछ सकता है या 3 नंबर में। देखिए हम एक में सब करा दे रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण का विशेषता क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, और अवतल दर्पण क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। और उपयोग पूछेगा तो उपयोग भी लिख सकते हैं, और उसकी विशेषता पूछे तो विशेषता भी लिख सकते हैं, सारी चीजें, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं हम लोग। और इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण क्या है तथा इसकी विशेषता या उपयोग को लिखे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है, इसको हम लिखेंगे जो अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण, इधर उत्तर में लिखेंगे हम लोग कि अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण सर एक गोलीय दर्पण है, एक गोलीय दर्पण है, वो गोलीय दर्पण जिसका
परावर्तक परावर्तक सतह परावर्तक सतह मतलब जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, या जब तक प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तब तक इमेज कहाँ से बनेगा सर। तो प्रकाश का परावर्तन होगा, एक किरणें एक दूसरे से कट करेगी, एक दूसरे पर चढ़ेगी, तब जाकर का बनता इमेज बनता है। तो सर परावर्तक सतह मतलब जिसे परावर्तक सतह जहाँ से किरणें परावर्तित हो उसको परावर्तक सतह बोलते हैं। यहाँ पर ये परावर्तक सतह हो गया। यहाँ पर लिखेंगे सर वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह भीतर की तरफ धंसा रहता है वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। सर वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है वो अंदर की तरफ धंसा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, जैसे इसका हम इमेज भी बना सकते हैं। सर एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा चुन्ना सा यहाँ पर एक इमेज हम बनाते हैं, यहाँ पर ले लो भाई साहब। तो यही क्या है हमारा सर, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये मुख्य अक्ष है। मैं आप लोग के यहाँ रेड डायग्राम पढ़ाया नहीं बल्कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने आया हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग का अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसके उपयोग की बात करें। ठीक है, तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या हो सकता है, अवतल दर्पण का उपयोग देखिए, इसके हम विशेषता की बात करें तो इसकी देखिए विशेषता क्या है, मतलब इसके उपयोग की बात करें। इसकी खास ये वस्तु का हमेशा क्या बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। हालांकि छोटा बड़ा बनाना इसके स्थिति पर डिपेंड करता है, लेकिन ये वस्तु का हमेशा वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। बस एक कंडीशन होता है, जब वस्तु को हम लोग पी और एफ के बीच में रखते हैं ना, तो उस कंडीशन में ये वस्तु का सीधा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वरना ये वस्तु का बड़ा भी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु का छोटा प्रतिबिंब भी बनाता है। अब देखिए अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का उपयोग की हम लोग बात करें, अवतल दर्पण का उपयोग तो देखिए पहला क्या हो सकता है, अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर में कर सकते हैं। सेविंग मिरर में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग सौर कुकर या सूक्ष्मदर्शी में भी करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर के द्वारा रोगी के कान, नाक, मुंह, गला आदि को देखने में किया जाता है। इतना काफी है। ठीक है, अवतल दर्पण का और ज्यादा भी उपयोग हो सकता है, बट मेरे ख्याल से जो अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण इतना काफी इसके लिए। ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग इतना काफी है, इससे बाहर नहीं पूछ सकता है। ठीक है, आपसे 2-3 उपयोग पूछेगा, इसमें इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। तो ठीक है, देखिए एक और हो सकता है हेडलाइट या शॉर्ट लाइट। ठीक है, ये भी लिख लेना आप लोग। अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट या सर्च लाइट में। अब इससे बाहर नहीं जा सकता अवतल दर्पण। ठीक है, अगर रुपये पूरा 3-4 रुपये उसका काफी है, आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, मैं अवतल और उत्तल दर्पण पर एक विशेष वीडियो बना दूंगा स्पेशल, जिसमें मैंने अवतल और उत्तल दर्पण के सारे क्वेश्चन जितना भी आते हैं उसमें विस्तार, उसका रे डायग्राम क्या होता है, उसका आवर्धन क्या होता है, ये जो अवतल दर्पण होता है उसमें आवर्धन का मान कितना होता है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान कितना होता है, उसमें रे डायग्राम कैसे बनता है, अवतल दर्पण रे डायग्राम कैसे बनता है, मैं उसको पूरा कर दूंगा। इसमें केवल 10 कुछ क्वेश्चन कराने वाला है जो कि बिहार बोर्ड में पूछने की चांसेस होती है, उसकी ज्यादा वेटेज। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा, उतार सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसको मिटाने की कोशिश करते हैं। कि मेहनत पे बंदे तू अपने यकीन कर, पूरे दिन आए तेरे उनको हसीन कर, सुनी सुनी जिंदगी तेरी उनको रंगीन कर, चुकेगी ये दुनिया साला खुद पे यकीन कर। है
झुकेगी ये दुनिया साला खुद पे यकीन कर हाँ तेरे चर्चे सरेआम होंगे, पूरे दुनिया में ऊंचे तेरे नाम होंगे, तेरे हौसलों के आगे झुके आसमान होंगे। देखिए भाई साहब, जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है, वरना एक छोटा बच्चा तक आपका इज्जत नहीं करेगा। ठीक है, याद रखिएगा मेरे दोस्त, लाइफ में सफल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लाइफ में असफल रहना एक पशु के समान है, उस पागल इंसान के समान है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। याद रखना, एक पागल को भी हम देखकर सीख सकते हैं जीवन में। उस पागल से हमें ये सीख मिल सकता है कि जब तक हम किसी के लिए उपयोगी हैं, जब तक हम किसी काम आ रहे तब तक तुम्हें पूछा जाएगा, उसके बाद तुम्हें सब कोई पूछने वाला नहीं। याद रखना तुम लोग जीवन में, जब तक हम किसी को उपयोगी हैं, जब तक हम किसी काम आ रहे हैं, तब तक लोग हम पूछेंगे। उसके बाद हम लोग सर उपयोग आना बंद हो जाएंगे तो लोग हमें पूछना बंद कर देंगे, उस पागल की भांति। जैसे कोई पूछता नहीं है, वो भी किसी के घर का होगा बट उसे लोग पूछते नहीं है, उसी तरह हमारे साथ होता है। तो जीवन में कुछ भी करो मेरे दोस्त, अथक प्रयास करना पड़े, लगातार मेहनत करना पड़े, लेकिन लाइफ में सफल होना बहुत जरूरी है। जीवन में सफल होना बहुत जरूरी है, वरना दूसरों को छोड़ो, अपने लोग जीना हराम कर देंगे हम लोगों का लाइफ में। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, बीच में आपको मोटिवेशन देंगे हम, बहुत झकास मोटिवेशन देंगे आपको। ठीक है, मोटिवेशन मोटिवेशन मोटिवेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है भाई साहब, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि डायरेक्ट बिहार बोर्ड में पूछने वाला है कंफर्मेशन के साथ। अब देखिए, हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है जिसको लोग इग्नोर करते हैं और पढ़ते भी नहीं है। ये क्वेश्चन पूछेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। जो आता है वो नहीं आता है परीक्षा में, जो नहीं आता वो आता है। अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। ये कह रहा है कि सर अवतल दर्पण मतलब अवतल दर्पण को सेविंग मिरर के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। वहां पर उत्तल दर्पण भी तो हो सकता था, बट हम उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, और उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर में क्यों करते हैं, वहां पर अवतल दर्पण क्यों नहीं। तो दोनों चीज अपने अपने जगह पर खास है। जैसे सुई का काम तलवार नहीं कर सकता, तलवार का काम सुई नहीं कर सकता, उसी तरह अवतल दर्पण का काम उत्तल दर्पण नहीं कर सकता, उत्तल दर्पण का जो काम होता है वो अवतल दर्पण नहीं कर सकता। यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले इसको बताने से पहले चलिए हम लोग फ्लैश बैक में चलते हैं। रे डायग्राम हल्का सा, बस हल्का सा नॉलेज देना चाहता हूँ आप लोगों को रे डायग्राम का। ये अवतल दर्पण है, हाँ ये है पी और ये होता है एफ। और आप ये बात भली भांति जानते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर कहाँ पर पी और एफ के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो पी और एफ देखिए यहाँ पर काफी एक दूसरे का होता है ना। ये जो एफ होता है और पी, इनके बीच की जो दूरी है तो काफी एक दूसरे का निकट होती है। मतलब हम लोग अगर शीशा अगर हम केस कटवा जाते हैं ना तो देखना हम लोग एकदम पास में बैठते हैं ना कि दूर क्यों, मतलब हम लोग एफ और पी के बीच में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं, एफ और पी के बीच में, एफ और पी के बीच में, ताकि हमारा देखिए क्योंकि हम लोग ध्रुव से और फोकस के बीच की जो दूरी है बहुत कम है, जिससे कि हमारा मतलब उसमें जो चेहरा होता है वो बड़ा और का हो। क्योंकि आपको पता है जब वस्तु रे डायग्राम में आपको पता है जब वस्तु P और F के बीच में रहता है तो उसका प्रतिबिंब सर ये जो होता है ना, पता ना आप लोगों को कहाँ पर बनता है, ये जो प्रतिबिंब बनता है साहब वो कहाँ पर बनता है। जो प्रतिबिंब होता है ना वो आभासी होता है, मतलब ये आकर इधर कहाँ पीछे बनता है और सीधा बनता है, क्या बनता है। यही एक कंडीशन है जहां पर अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। कहां पर, अवतल दर्पण में। कब, जब P और F के बीच में वस्तु रहता है तब। और 12 बनता है, क्या बनता है, 12 बनता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है ना, और अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है हम लोग किसके रूप में करते हैं, हम लोग सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। इसका यही कारण है, आपको हम बताने की कोशिश करते हैं भाई साहब। ठीक है, कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्यों किया जाता है। एक मिनट, सारधा सजन बा दिल में,
चलिए यही होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब अवतल दर्पण को भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको पता है जब अवतल दर्पण में जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है तो उस कंडीशन में वस्तु का ये क्या होता है सर, आभासी सीधा और क्या होता है 12 प्रतिबिंब बनाता है, आभासी सीधा और 12 प्रतिबिंब बनाता है। जिस समय क्या होता है ना सर यहाँ पर कि चेहरे का जो बाल होता है वो सही तरीके से स्पष्ट रूप दिखाई देते हैं और जिन्हें शेविंग करने में क्या होती है आसानी होती है, क्या होती है आसानी होती है। और ये भी जानते हैं कि जो अवतल दर्पण वो प्रकाश का जो परत होता है ना वो उसका मतलब उसको बिखारता नहीं है बल्कि एक बिंदु पर लाकर मिलाता है वास्तविक रूप से, ठीक है, वास्तविक रूप से। यहाँ पर हम करेंगे लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे कि अवतल दर्पण को शेविंग मिरर के रूप में क्यों उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर ये होगा अवतल दर्पण में जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तो वस्तु का आभासी सीधा या बड़ा। नहीं हम लोग जाते हैं जब हम लोग केस कटवा मिल जाते हैं तो एकदम आगे बढ़ते हैं, क्यों, और एकदम 10 तरह के वहां पर चेहरा देखते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, मतलब हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, एक दूसरे को ऐसे घूरते हैं ऐसे करके, मतलब उसमें देखते हैं ना, मतलब क्यों हम लोग उसमें चेहरा बारह क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हम लोग F और P के बीच दिखाई देता है, ठीक है, F और P के बीच हम लोग होते हैं, ठीक है, और F और P के बीच की जो दूरी होता है ना वो बहुत कम होता है। क्या होता है, एक तो वस्तु के बीच में रखा गया है और P से जो वस्तु की दूरी है सर बहुत कम है, जिसको वजह से ना हम लोग एकदम नजदीक में दिखाई देते हैं और इससे हेयर स्टाइल को सर शेविंग करने में बहुत ही आसानी होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जब अवतल दर्पण जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का आभासी सीधा या बारा प्रतिबिंब बनता है, जिससे बाल या चेहरे की बाल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जिससे शेविंग करना आसान होता है। तो यही कारण है, ठीक है, कि इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि जब हम अवतल दर्पण में जो वस्तु का आभासी सीधा 12 प्रतिबिंब दिखाई देता है जब उसके बीच में रहते हैं और इससे दाढ़ी बनाने में हमें पूरा स्पष्ट तरीके से दिखाई देता है और उसको काटने में मजा आता है, तो इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। और अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछ सकता है, मुख्य फोकस क्या होता है। ये छोटा मोटा क्वेश्चन बट पूछ सकता है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं, मुख्य फोकस क्या है। ये क्वेश्चन सब पूछने वाला है साहब, मुख्य फोकस क्या है, ठीक है, मुख्य फोकस क्या है। अब इसके लिए भी हमें जाना पड़ेगा थोड़ा रे डायग्राम में, ठीक है। जैसे ये अवतल दर्पण है साहब, ये हमारा एक छोटू सा प्यारा सा नन्ना सा सा अवतल दर्पण है, ठीक है। आप जानते हैं कि ये मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरणें हैं, तो ये जहां से ये परावर्तन होता है मतलब इसका परावर्तन फोकस होता है, तो जहां से ये परावर्तित होता है ना उसी को क्या बोलता है, मुख्य फोकस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। जिस बिंदु पर ये आकर मिलती है, ये मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई
प्रतीत होती है, ठीक है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मतलब देखिए यहाँ पर मिलती है, मिलती प्रतीत मैंने क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखते कि मिलती है, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ये अवतल दर्पण के लिए भी हो सकता है और उत्तल दर्पण के लिए भी हो सकता है। तो अवतल दर्पण में मिलती है, लेकिन उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है। छोटी छोटी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। अवतल दर्पण में वास्तव में मिलती है, बट उत्तल दर्पण में वास्तव में नहीं मिलती है। इसलिए तो सर ये मुख्य अक्ष देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ये चांसेस होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछेगा, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको उतारिए आप लोग, चलिए इसको मिटाते हैं। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। कितना गंदा आवाज है यार तुम्हारा। और लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे। धूप आए तो छाँव तुम लाना, ख्वाहिशों के बारिशों में। हाँ, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। दो और क्वेश्चन बताते हैं ना, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं जिसके पूछने का ज्यादा चांसेस होते हैं। वो क्वेश्चन हो सकता है सर, पता है क्या, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब, समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण की विशेषता, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और चांसेस है ये हर साल पूछता है भाई। तभी तो पूरा MM स्टार है, इसको लिख ही लेना कि आने वाला है, ठीक है। समतल दर्पण की विशेषता। अब समतल दर्पण की विशेषता जानने से पहले हम लोग जानेंगे सर समतल दर्पण क्या होता है, हल्का सा, बस ज्यादा नहीं प्यारे, थोड़ा सा जानेंगे उसके बारे में हम लोग, ठीक है। समतल दर्पण सर, व्हाट इज प्लेन मिरर, व्हाट इज प्लेन मिरर, व्हाट इज प्लेन मिरर, व्हाट इज प्लेन मिरर। यहाँ पर मैं बच्चों को रटवाने नहीं बल्कि बच्चों को मैं समझाने आया हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा प्लेन मिरर क्या होता है सर, वह दर्पण क्या, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह चिकनी होता है, मतलब प्लेन होता है सर, जिसका परावर्तन सतह प्लेन होता है, चिकनी होता है, उसे हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। तो सर लिखेंगे बहुत ही आसान, बहुत ही छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, मुन्ना सा, छोटा सा इसका अभी डिफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ओके ओके ब्रो, लिखो जल्दी जल्दी करो ब्रो तुम लोग फटाफट। न्यू मार्कर कहाँ पे है, न्यू मार्कर लियो सर। यकीन कर, हाँ तेरे चर्चा सारे आम होंगे, पूरे दुनिया में ऊंचे तेरे नाम होंगे, तेरे हौसलों के आगे झुके आसमान होंगे। थोड़ा इंक डाल ले। जैसे हमें समय समय पर एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है बेटे, पानी की आवश्यकता पड़ती है, इसी तरह बेचारा ये भी छोटा सा नन्हा सा निर्जीव सा पदार्थ जो है ये भी प्यास गया है, तो इसे भी पानी देना बेहद जरूरी है। तो चलो हम इसमें पानी डालते हैं। और देखो मेरा नीट का परीक्षा है, जरा यहाँ पढ़ा रहे बच्चों को, वाह। अपन को भी पढ़ना है, 10 बजे ज्यादा नहीं भी पढ़ेंगे ना। 3 मंथ परीक्षा है तुम्हारे सर मास्टर का, तुम्हारे भाई का, तुम्हारे ब्रो का, वो भी नीट, ठीक है। आई एम स्टूडेंट्स ऑफ नीट, आई एम नॉट ऐरा गैरा आदमी, ओके। अब जो बच्चा नीट पढ़ता है वो तो 10वां को खिलवाड़ समझता है यार, फिजिक्स अच्छे से पढ़ा सकता हूँ वो, ठीक है। 10वां कुछ नहीं है, स्टार्ट नहीं किया हम लोग।
अब चलो पूरे बिहार का बच्चा फ्री पढ़ेगा फिजिक्स, पक्का फिजिक्स बायोलॉजी अपन पढ़ाएगा, ये वादा है, नीट बात है। ठीक है, लेकिन समतल दर्पण, ठीक है, तो लिखेंगे समतल दर्पण भी हथियार इकट्ठा करना है, लिखेंगे हम लोग वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह प्लेन होता है, ये समतल होता है, प्लेन होता है, समतल दर्पण कहलाता है। सर वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह प्लेन, लेकिन इस दर्पण की जो कहानी है वो कुछ अलग है सबसे। जो समतल दर्पण की कहानी है वो अपने आप में बेजुबानी है, नहीं अलग है। कि क्या सुनाऊं अपनी जिंदगी के अफसाने, आजकल मेरी जिंदगी अजीब हो गए हैं। ये दुख तकलीफ और परेशानी हमारे पीछे हाथों के ऐसे पड़े हैं जैसे मेरे पत्नी हो, ये मेरे इतने करीब हो गए हैं जीवन में, कि जिनके जीवन में युद्ध नहीं होगा वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो रण से हारे होंगे या रण छोड़कर भागे होंगे। ठीक है, तो चलो कि जिनके जवाब नहीं आते हैं कि उनके सलाम भी आएंगे, कि जिनके जवाब नहीं आते हैं कि उनके सलाम भी आएंगे। बस कुछ दिन की खामोशी है मेरे दोस्त, तुम्हारे नीम के पेड़ पे भी आम आएंगे, नीम के पेड़ पर भी। ठीक है, चलो इसको देखते हम लोग, कि जिनके जवाब नहीं आते हैं उनके सलाम आएंगे, कि जिनके जवाब नहीं आते हैं एक दिन उनके सलाम आएंगे। बस कुछ दिन की खामोशी है जनाब, मेरे नीम के पेड़ पे भी आम आएंगे। चलो अपने मेहनत पर भरोसा रख, खुद पे विश्वास और अपने मेहनत पर भरोसा रख, एक दिन बिन सावन के भी मेघ बरसेंगे। क्या बोला मैंने, कि खुद पे विश्वास और अपने मेहनत पे भरोसा रख, एक दिन बिन सावन के भी मेघ बरसेंगे। जो लोग आज तुम अयोग्य समझ को ठुकराते हैं ना, याद रखना वही लोग एक दिन तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। ऐसा जलवा लाना है। अब देखिए सर, ये हमारे क्या प्लेन मिरर क्या है, दिस इज सर प्लेन मिरर, दिस इज प्लेन मिरर। सर ये क्या है, प्लेन मिरर है। अब देखिए इसकी कुछ विशेषता है, सबकी विशेषता होती है सर, जिसे आपका कुछ गुण होगा, आपकी कुछ विशेषता होगा, उसी तरह इसका भी विशेषता है। अब देखेंगे इसका विशेषता क्या होता है। अब देखिए सर इसकी विशेषता देखिए, बता देते आप लोगों को क्या होता है। अब देखिए सबसे पहले कि इसका जो परावर्तक सतह होता है आपको पता है क्या होता है, यह भी एक विशेषता हो सकता है। ठीक है, पहला विशेषता कि सर समतल दर्पण की परावर्तक सतह प्लेन हो। इतना मास्टर कितना बेवकूफ है, ये तो विशेषता नहीं होता है, ये बता दे रहा है। सर ये भी विशेषता हो सकता है। अब देखिए इसकी विशेषता, अब हम स्टार्ट करेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर मान लो अपन के पास एक नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा छोटा सा समतल दर्पण। अब देखिए समतल दर्पण में, समतल दर्पण से देखिए वस्तु जितनी दूरी पर आएगी उसका प्रतिबिंब कितना ही दूर बनेगा। मतलब अगर वस्तु समतल दर्पण से 5 मीटर दूरी पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब भी उससे 5 मीटर दूर ही बनेगा, 5 मीटर दूर ही बनेगा, 5 मीटर दूर ही बनेगा। तो लिखना तुम लोग, समतल दर्पण में वस्तु जितना आगे, मतलब जितना आगे दूर रहती है दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही आगे उतना ही दूर बनता, उतना ही दूर बनता है। ये दूसरा का विशेषता है। मतलब वस्तु जितना आगे रहेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। लेकिन याद रखना कैसा बनता है, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब
हमेशा सीधा तथा 12 बनता है, हमेशा सीधा तथा 12 बनता है। ये वस्तु का हमेशा, ये दर्पण वही समतल दर्पण जिसका प्रयोग हम लोग अपने घर पे अपने चेहरे को देखने में करते हैं। सुबह उठो तो ऐनक के पास, पढ़ के जाओ तो ऐनक के पास, खा कर जाओ तो ऐनक के पास, मतलब सब ऐनक ऐनक ऐनक, ठीक है। ये ऐनक हमारे जिंदगी में इतना जुड़ गया सर। पहला बार देखे तो हमारे घर में जो ऐनक होता है जहाँ पर हम अपने आप को घूरते हैं, जहां पर लड़कियां खड़ी होकर टिक 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 मेकअप मारती है, वही समतल दर्पण होता है जो घर में हमारा लगा होता है सर, वही समतल दर्पण होता है। देखना है हगुआते हैं ना पीठे उठा के, तो है ना, हाथ उठाया तो लगता है सर बायां हाथ, मतलब इधर छूते हैं तो लगता है इधर छू रहे हो, ठीक है। तो ये भी इसका कारण बताएंगे, ठीक है। उसका कारण क्या है? तो समतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा तथा 12 बनता है, सीधा तथा हमेशा 12 बनता है। इसका कारण क्या है? देखिए, हमेशा सीधा, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वस्तु का दूरी होता है जो प्रतिबिंब, देखो समतल दर्पण में ना वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी बराबर होता है, ठीक है। उसको हम ऐसे कह सकते हैं, समतल में, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, मतलब वस्तु जितना दूर रहेगा उतना दूर प्रतिबिंब बनेगा। और क्या हो सकता है, ठीक है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा नहीं होता है सर, ये पार्श्विक रूप से, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। मतलब समतल दर्पण जो बना प्रतिबिंब उल्टा नहीं, तो ये पार्श्विक मतलब नहीं समझ में, मतलब पार्श्विक रूप से उल्टा मतलब होता है ना सर, पार्श्विक रूप से, ठीक है। उल्टा मतलब होता है कि हम बायां हाथ उठाएंगे तो लगता है कि दायां दायां हाथ उठा रहा है, दायां उठाएंगे तो लगेगा बायां, मतलब ऐसा समझ लो सिंपली। यहाँ पर जैसे मैंने एक समतल दर्पण लिया और मैंने इधर इसको सर आर बनाया है, तो आर ही इधर बनेगा, जितना दूरी पर है उतना ही दूरी पर अंदर बनेगा सर, लेकिन लेकिन सेम साइज का बनेगा, लेकिन सर थोड़ा उल्टा, मतलब ये आर पलट जाएगा, आर पलट जाएगा, आर पलट जाएगा। मतलब समतल वस्तु का सर पार्श्विक जो बना प्रतिबिंब होता है वो पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है, क्या होता है? पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, ठीक है। ये जो होता है समतल वस्तु का जो होता है जो प्रतिबिंब, ये पार्श्विक रूप से क्या होता है? उसमें उल्टा बनता है। अब यहाँ पर और कुछ विशेषता लिख सकते हैं हम लोग, इधर लिख सकते हैं MM स्टार सब है सर, ठीक है। इधर भी हम कुछ विशेषता को लिख लेते हैं, इधर 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 कुछ विशेषता को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें और क्या हो सकता है? समतल दर्पण में और क्या हो सकता है? हाँ, समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है ना, आवर्धन +1 होता है, +1 होता है। नहीं 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 नहीं, ये शायद 0 से 12 और क्या होता है ना, जो M होता है और 1 से छोटा होता है। रुको रुको, वस्तु की दूरी, हाँ यहाँ पर देखिए, समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु यू वेग से आता है तो दर्पण में भी वह उसी वेग से आता नजर आएगा। मतलब अगर कोई वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से आ रहा है समतल दर्पण में, तो वो उतना के स्पीड से आएगा, लेकिन इसका सापेक्षिक वेग उसका दुगुना होता है। लेकिन याद रखना, लेकिन सापेक्ष वेग
उसके दुगुना होता है। मतलब समतल दर्पण में अगर कौन वस्तु यू वेग से इसके तरफ आ रहा है तो ये पीछे से भी वो जो होता है यू वेग से ही आता है, ऐसे नजर आएगा। लेकिन इसका हम सापेक्ष में देखें, किसी दूसरे के सापेक्ष या इस दर्पण के सापेक्ष, क्या इस दर्पण अगर सापेक्ष देखें तो इस दर्पण के सापेक्ष या सापेक्ष वेग जो होगा ना, इसका सापेक्ष वेग होगा सर, वो क्या होगा 2u होगा। कितना होगा 2u होगा। तो समतल दर्पण में सर इतना कुछ काफी है, ठीक है, समतल दर्पण में इतना कुछ काफी है मेरे ख्याल से। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो सर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग एक दो क्वेश्चन जो होता है और कर लेते हैं। 6 मिनट बचा है, 10 मिनट क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे हमारे बच्चों का कुछ भलाई हो जाए शायद। देखिए ये हम देखेंगे कि कन्वेक्स, देखिए कन्वेक्स मिरर, ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन देखेंगे। इसको मिटा देते हैं सर, इसको मिटा देते हैं और जो होगा अगले में करेंगे, ठीक है। इसको मिटाते हैं, चलिए पेन के मिटाएंगे। किसका पहन लिया मास्टर, किसका किसका दस्ताना पहन लेते हो। चलिए एक और लास्ट प्यार का क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास को खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है, शायद इम्पोर्टेंस है। उत्तल दर्पण को, मतलब कन्वेक्स मिरर को, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, सर इसका हिंदी होगा उत्तल दर्पण को अपसरित हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद इसका इंग्लिश को डाइवर्जिंग, ठीक है, इंग्लिश पता है, डाइवर्जिंग मिरर। मतलब सर उत्तल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है, मतलब जो उत्तल दर्पण है सर उसको डाइवर्जिंग मिरर और अवतल दर्पण को इनडाइवर्जिंग, ठीक है, अपसरित। मतलब उत्तल दर्पण को अपसरित दर्पण और अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए क्या घुस गया यार मुंह में। देखिए आप लोग जानते हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है ना, ये प्रकाश के किरणों को क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, ठीक है, ये फैला देते हैं। आप लोग जानते हैं जो उत्तल दर्पण होता है वो उसके समांतर जो आने वाले किरण होते हैं ना, तो वो प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं, वो फैला देते हैं।
बाबू क्या करते हैं, जो उत्तल दर्पण होता है ना, वो क्या होता है, वो प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं, फैला देते हैं, जिसे परावर्तन के बाद जो किरणें होती है वास्तव में आकर नहीं मिलती है, मतलब वो क्या होती है, सामने नहीं मिलती है, बल्कि उसको पीछे बढ़ाने पर कहाँ पर मिलती है, पोल पर, कहाँ पर, पोल तथा फोकस के बीच में मिलती है, और वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, उसमें मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। चूंकि जो ये दूरी होता है, देखिए ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो उत्तल दर्पण को अपसरित दर्पण क्यों कहते हैं, और इसमें वस्तु का छोटा प्रतिबिंब क्यों बनता है, क्योंकि आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है ना, वो क्या करता है, ये प्रतिबिंब को क्या करता है, जो किरण होता है उसको क्या करते हैं, वो फैला देती है, क्या करती है, फैला देती है, जिसकी वजह से परावर्तन के बाद जो किरणें होते हैं वास्तव में एक दूसरे से नहीं मिलती है, क्या होती है, नहीं मिलती है, मतलब उसको पीछे बढ़ाने पर, ठीक है, फोकस और ध्रुव और फोकस के बीच में मिलती है, जो कि फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होता है बहुत कम होता है, इसलिए इसमें वस्तु का जो होता है ना, छोटा प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, छोटा। तो इसको लिखेंगे सर, और उत्तल दर्पण को अपसरित दर्पण क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर अपने भाषा में उत्तल दर्पण को, शायद मुझे इसका करेक्ट हिंदी पता नहीं है, शायद यही होगा, ठीक है, अपसरित मतलब डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण किरणों को फैला देती है, जिससे परावर्तन के बाद किरणें, जिसे परावर्तन के बाद जो होता है क्या है, परावर्तन के बाद किरणें वास्तव में या एक दूसरे के सामने नहीं मिलती है, यह किरणें इन किरणों को पीछे बढ़ाने पर पी और एफ के बीच मिलती प्रतीत होती है, ठीक है। देखिए इसमें हम गुण लिख दें, ठीक है, मिलती प्रतीत होती है। देखिए आप इतना ही क्यों लिख सकते हैं, देखिए उत्तल दर्पण को अपसरित दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या करती है, फैला देती है, बस ये प्रकाश किरणों को फैला देती है, जिसे परावर्तन के बाद जो किरण होती है वास्तव में एक दूसरे से नहीं मिलती है, हम इतना लिख सकते हैं। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है ना, वो प्रकाश के किरणों को एक बिंदु पर लाकर क्या करती है, मिला देती है, इसलिए उसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। जो अपसारी दर्पण होता है, उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश के किरणों को क्या करती है, फैला देती है, बस इतना हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आने वाला है, इन्हीं कुछ क्वेश्चनों में से आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम से क्वेश्चन पूछ सकता है, और ये पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जा सकता, ऐसा, ठीक है, ये चांसेस होता है। और हम लोग इसको क्वेश्चन करेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में जो रेड डायग्राम होता है, हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के जितना भी क्वेश्चन होता है उससे लड़ने वाला मैं सभी कराऊंगा अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक देखिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं यही कहूंगा कि जो लास्ट आप लोग का समय चल रहा है उसमें मनोबल खोने का नहीं सर, दबा कर मेहनत करने का, यही वो समय है, यही वो वक्त है, यही वो मंजर है जब हमें अपने आप को सिद्ध करने का समय आया है मेरे दोस्त। तो हारो मत जीवन में, ठीक है, हारो मत जीवन में, उठो, जागो और आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, और जब तक हमें अपनी मंजिल प्राप्त ना हो जाए, मतलब कि चल दिए राहों में तो मंजिल को पाकर रहेंगे, हमारे हौसलों में कितना दम है ये जिंदगी को दिखा कर रहेंगे, ठीक है। एक प्यारा सा शहर कि बगैर सूरज के घाम नहीं होती,
कर्म और मेहनत के बगैर कभी पहचान नहीं होती, कि बगैर सूरज का कभी घाम नहीं होती, कर्म और मेहनत के बगैर कभी पहचान नहीं होती। जो हार जाते हैं जीवन के छोटी परेशानी और इम्तिहानों से, उनके इतिहास में कभी नाम नहीं होती। तो मिलेंगे दोस्त मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार और जय बिहार।